तो देखिए आज इस लेक्चर में हम रिवीजन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रे ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ें। तो मैं ये लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को कर लें और उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। इस चैप्टर में देखिए हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमें करना है। डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको डिराइव करेंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे। डिराइव लेंस फॉर्मूला, इसको भी डिराइव करेंगे। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन, इसके बारे में समझेंगे। और डिफाइन क्रिटिकल एंगल, वो इसी का पार्ट है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, डेरिवेशन में थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और लिखने के लिए स्पेस कम पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो को जो है बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास लिखने के लिए सफिशिएंट स्पेस हो। अब देखिए इस डायग्राम को समझ लीजिए। इसमें हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म मान लिया और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ए का मतलब क्या है। तो ए मतलब क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एग्जाम में ये जरूर लिखना है आपको कि ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज एन का मतलब आपको लिखना है कि एन आप किसको मान रहे हैं। तो एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म को एयर में रखा हुआ है तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा वहां पर। चलिए ये भी ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि आपने आई क्या माना है, ई क्या माना है। तो आई के बारे में मेंशन कर देना कि आई क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ई का मतलब है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। चलिए, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो हमने यहाँ पे माना है देखिए, तो ये इंसिडेंट रे है। अब जब ये एंटर होता है प्रिज्म के अंदर, मीडियम चेंज होता है, तो ये लाइट जो है बेंड हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, लेकिन लाइट उधर नहीं जाएगा, लाइट यहाँ से बेंड होगा। और जब इस सरफेस पर पहुंचेंगे तो लाइट फिर बाहर निकलेगा, फिर से मीडियम चेंज होगा, तो लाइट एक बार और बेंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, इमरजेंट रे। अब इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर ये हमने क्या माना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमने इसको माना है। N1 N2 दो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमरजेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे और फर्स्ट नॉर्मल के बीच का एंगल R1 माना है मैंने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टेड रे एंड सेकंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे मैंने माना है R2। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एंगल ऑफ डेविएशन का जो मेन फॉर्मूला है वो होता है I प्लस E माइनस A। तो हमें याद रखना है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है कि R1 प्लस R2 ये इक्वल होते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि A के इक्वल होते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको आना चाहिए। फिर हम यहाँ पर एक स्पेशल केस यूज करते हैं कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर
मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्ट मिनिमम के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में देखिए क्या होता है कि जो I और E ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंसी ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका हम यूज करेंगे डेरिवेशन करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि R1 R2 दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर R1 एंड R2 दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को हम R मान सकते हैं। तो ऐसा कब होता है? और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। तो इसके बाद ये डेरिवेशन तो बस 2-3 स्टेप का है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बस 2-3 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेंगे अपन। अब देखिए फॉर्मूले मैंने वहां पे लिख दिए थे और हम इसका यूज करने वाले हैं। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें आपको I और R की वैल्यू रख देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब I और R कैसे निकालें? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि एक फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ मिनिमम, चलो मिनिमम बाद में देखेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I प्लस E माइनस A। अब इसमें हम एक केस लगा देते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए I तो ठीक है और I और E इक्वल होते हैं, तो E की जगह पर भी I लिखा जा सकता है, बाकी सब कुछ सेम। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि E इक्वल टू I। अब कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले से आप I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस A को इधर भेज देना, ये बन जाएगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A। और I प्लस I को हम कितना लिख देंगे? 2I, और 2 को डिवाइड में भेज देना तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। तो I कितना आ जाएगा आपके पास? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। I फाइंड हो गया। ऐसे ही अगर आपको R फाइंड करना है तो एक और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? हमने बताया था कि R1 प्लस R2 ये जो है वो किसके इक्वल होता है? A के इक्वल होता है। अब चूंकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस लगा रहे हैं तो हम R1 R2 दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे R प्लस R, दोनों की जगह R लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें पता है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना होता है? R। दोनों की जगह R लिख सकते हैं, तो R प्लस R हो जाएगा 2R, 2R इक्वल टू A। और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? A अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए हमने I फाइंड कर लिया, बस यही काम था इसमें और कुछ नहीं है। और यहां से हमने R फाइंड कर लिया। ये दोनों वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दो, आपको आंसर मिल गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखो साइन, और I की जगह पे हम कितना लिखेंगे? तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में रख लेना और इसके अपॉन में R की वैल्यू रख दो। चलिए R कितना आया अपने पास? A अपॉन 2, इसको भी ब्रैकेट में रख लेना और N को यहां लिख देता हूं, ठीक लगेगा। ये आ गया देखो फाइनल आंसर। देख लें, ये आ गया आपका फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन करना था अपन को। तो डायग्राम, इसमें ये फॉर्मूला और बस फॉर्मूला यूज किया तो आपको ये मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का डेरिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक लेंस बनाते हैं। चलिए लेंस बना लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ओ मान लेते हैं। यहां से लाइट को इंसिडेंट किया, चलिए ये लाइट यहां पर इंसिडेंट हुआ, इसको फर्स्ट सरफेस तक इंसिडेंट करवाना है यहां तक, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 माना है, सेकंड सरफेस का मैंने r2 माना है। अब देखिए जब जैसे ही लाइट मीडियम चेंज करता है तो यहाँ पर लाइट बेंड होती है, तो ये लाइट को यहाँ पर बेंड कर देना है। तो ये हो जाएगा देखो इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा देखिए रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अब लाइट जो है फिर से मीडियम चेंज करने वाला है। अगर मान लो ये मीडियम चेंज ना होता, सेकंड सरफेस अगर ना होती, तो ये लाइट इस तरीके से जाता और यहां पर एक इमेज बनती जिसको मैं मान लेता आई डैश, ठीक है। बट रियल में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि लाइट जो है एक बार फिर से बेंड होने वाला है सेकंड सरफेस की वजह से, तो लाइट एक बार और बेंड होगा और यहां पर आपको मिलेगी फाइनल इमेज यानी कि आई। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं है। तो हमने क्या समझा, इंसिडेंट रे फर्स्ट सरफेस के लिए अगर सेकंड सरफेस ना होती तो लाइट इस तरीके से रिफ्रैक्ट होता और यहां पर इमेज बनाता। तो ये फर्स्ट सरफेस की इमेज है। क्योंकि सेकंड सरफेस है तो लाइट को एक बार और बेंड किया और ये बनी फाइनल इमेज। बट याद रखना सेकंड सरफेस के लिए ये वाली जो इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u मानते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस u मान लेते हैं। तो इसको बाद में लिख देंगे r1 r2 को, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक u हो जाएगा और इस डिस्टेंस को मैंने v माना है, ये v हो जाएगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है तो इसे मैंने v डैश माना है, तो दिस इज v डैश। ये डिस्टेंस हमने क्या माना है, v डैश। चलिए इतना हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और सेकंड सरफेस का r2। अब देखिए अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है तो एक टॉपिक होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो आपको वो आना चाहिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। उसका फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और इसमें याद रखिएगा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है वहां से लाइट आ रहा है और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है उसमें लाइट एंटर हो रहा है। मतलब जहां से लाइट आएगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 मानेंगे और जिसमें लाइट जाएगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 मानेंगे। चलिए ठीक है, रख देते हैं। अब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है दोनों सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। तो वेरी सिंपल, अब यूज करते हैं एट फर्स्ट सरफेस, एट सरफेस 1। एट सरफेस 1, तो सरफेस 1 पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो सरफेस 1 की अगर बात करें तो देखो सरफेस 1 में लाइट कहां से आ रहा है, यहां से। अब ये मीडियम एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, लेकिन अगर एयर नहीं दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने nm मान लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहां भी मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या मानेंगे, nm। और चूंकि ये लेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे nl। क्या मानेंगे, nl।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एन एल। अब देखो लाइट कहां से आ रहा है, मीडियम से, किस में जा रहा है, लेंस में। तो जहां से लाइट आएगा वो क्या है, N1, और जिसमें लाइट जाएगा वो क्या है, N2। तो चलो हमें क्या रखना है, N2, N2 मतलब जिसमें लाइट एंटर हुआ है, तो क्या रखेंगे, NL। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL अपॉन, यहां क्या रखते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस की इमेज क्या है, I डैश, तो डिस्टेंस क्या होगी, V डैश, माइनस लगाओ N1। तो N1 का मतलब जिसमें से लाइट आ रहा है, लाइट किस में से आया था, मीडियम से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन, वेरी सिंपल, बस यही करते जाना है। अब यहां क्या रखना है, अच्छा U1 नहीं है, U है ये, ठीक है, N1 अपॉन U, चलिए N1 अपॉन U। तो U मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, U, तो यहां पे U रख लेना है, और इक्वल टू में हमें रख देना है N2 माइनस N1 अपॉन R। तो N2 मतलब जिसमें लाइट एंटर हो रहा था, तो ये हो जाएगा NL माइनस N1 जहां से लाइट आया है, मतलब कहां से आया है, मीडियम से, तो NM, और अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस यानी कि R1। तो ये आपको मिल जाएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन, इसको देख लें एक बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड सरफेस पर देखते हैं, एट सरफेस 2, एट सरफेस 2, एट सरफेस 2 की अगर बात करें, तो सरफेस 2 पर अगर देखें, सरफेस 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। तो फिर से हमें यूज करना है, लाइट कहां से आएगा, लेंस में से आएगा, और जाएगा किसमें, मीडियम में जाएगा। तो लाइट जिसमें एंटर होगा, हमें क्या रखना है, N2 मतलब जिसमें लाइट एंटर हुआ है, तो क्या रखेंगे अपन, NM, क्योंकि मीडियम में एंटर हो रहा है लाइट। यहां पर लाइट देखिए किसमें एंटर हो रहा है, मीडियम में, तो ये हो जाएगा NM अपॉन, यहां पे क्या रखेंगे अपन, N2 अपॉन इमेज डिस्टेंस। अब इमेज कौन सी है, तो इमेज हमारे पास है I, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगा, V। N1 अपॉन U, यानी जहां से लाइट आया है, तो लाइट कहां से आया, लेंस में से, तो ये हो जाएगा आपका NL अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कौन सा था, सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी डिस्टेंस को मैंने क्या माना है, V डैश, इक्वल टू में फिर N2 माइनस N1, यानी लाइट जिसमें एंटर हुआ था, किसमें एंटर हुआ है, मीडियम में, तो क्या लिखेंगे, NM। N1 जहां से लाइट आया था, लाइट कहां से आ रहा था, लेंस में से, तो NL, और अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस यानी कि R2। तो ये आपको मिल जाएगी, देखो सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं है, हमें बस इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, बस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से देख लें, N2 अपॉन V, N2 जिसमें लाइट एंटर हुआ था यानी कि NM अपॉन V इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितना है, V है, N1 अपॉन U, N1 यानी जहां से लाइट आया था, लेंस से आ रहा था, और अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि V डैश, बाकी सेम। चलिए ठीक है, अब बस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को रफ कर देता हूं, अब इस डायग्राम का वैसे भी कुछ यूज नहीं है। इक्वेशन 1 एंड 2 को बस हमें ऐड करना है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको यूज नहीं आएगा, चलिए इसको हटा देते हैं।
अब देखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 की LHS लिख लो। LHS में LHS ऐड करना है, तो LHS में दिया था NL अपॉन V डैश माइनस NM अपॉन U और प्लस NM अपॉन V, बस दोनों की LHS को ऐड करना है, NL अपॉन V डैश। तो दोनों की LHS को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 की LHS प्लस इक्वेशन 2 की LHS। RHS में RHS को ऐड कर दो, तो RHS में कितना दिया है, RHS में दिया है हमें NL माइनस NM अपॉन R1, और इसकी RHS में कितना दिया है, यहाँ पे हमें दिया है NM माइनस NL अपॉन R2। अब इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इन दोनों को हम हटा देते हैं यहाँ से, बस सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, NL अपॉन V डैश और माइनस का NL अपॉन V डैश, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा NM अपॉन V, और ये माइनस वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका NM अपॉन U इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, तो NL माइनस NM अपॉन R1। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये एक जैसा बन जाएगा, देखो क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का नंबर प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं NL, और ये माइनस का हो जाएगा यानी कि NM, और अपॉन में कितना चल रहा है R2। अच्छा, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब एक कंडीशन लगा दो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। तो इमेज डिस्टेंस यानी V को हम फोकल लेंथ लिख सकते हैं F। चलिए रख दो कंडीशन, तो NM अपॉन, अच्छा NM को कॉमन निकाल लेना, तो NM को कॉमन निकाल लोगे तो एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे, या फिर एक कंडीशन बाद में लगा देते हैं। एक स्टेप और रुक जाओ, अगली स्टेप में अपन कंडीशन लगा देंगे। अभी एक स्टेप में कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो NM को कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, अब यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा आपका NL माइनस NM कॉमन में चला जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चलिए ठीक है, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो ये दोनों के अपॉन में आ जाएगा, और यहां पर हम कंडीशन भी लगा लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इन्फिनिटी पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर बन जाएगी। तो रख दो यहां पर, V को हम क्या लिख सकते हैं F, और 1 अपॉन U, U की जगह हम कितना लिख देंगे, इन्फिनिटी। अब इक्वल टू में देखो ये जो नंबर था वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NL अपॉन NM, और यहां पर NM अपॉन MM करोगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1, और ये कितना बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चलिए यहां तक देख लें, तो बस एक लास्ट स्टेप और है, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम चलते हैं फिर, अब एक काम करता हूं, ऊपर का रफ कर देता हूं, तो लास्ट स्टेप के लिए इक्वेशन बनाना जरूरी था इसमें, इसके बाद इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो ये मिल जाता है। चलिए ठीक है, अब देखो 1 अपॉन F, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, दिया जाएगा आपका 1 अपॉन F, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, और इक्वल टू NL अपॉन NM,
जैसे n2/n1 पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और अपॉन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो ये क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और -1, और ये चल रहा है यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया, इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, और ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। इस 1/f को अपन पावर भी लिख सकते हैं, तो 1/f इसको अपन p लिख सकते हैं, तो p इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मान लो पावर फाइंड करने का आता है तो फिर ये फॉर्मूला सेम ऐसा हो जाएगा, मतलब 1/f को आप p लिख दोगे, फॉर्मूला वही रहेगा। तो 1/r1 माइनस 1/r2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए देख लें। ठीक है, फिर हमने ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कंप्लीट किए, देख लो। स्टार्ट यहाँ से किया था, इससे पहले ये क्वेश्चंस थे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए तो सिंपल क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस फाइंड किया था। लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बस किस तरीके से लगाना मैंने समझा दिया था आपको। ये लेंस मेकर फॉर्मूला इक्वेशन 1 2 को ऐड किया था और आपको ये मिल गया था। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। ये आसान क्वेश्चन है। तो टू थिन लेंस इन कांटेक्ट हैं और आपको उनका एक फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ या पावर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो एक काम करते हैं, टू लेंस बना लेते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए एक लेंस है और एक लेंस और बनाते हैं। ठीक है, टू लेंस और बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। तो पहले की तरह देखो, एक बार पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और लाइट को हमने इंसिडेंट किया फर्स्ट लेंस पर। ये है लेंस 1 और ये है लेंस 2। लेंस 1 जो है इसकी फोकल लेंथ को f1 मान लिया और लेंस 2 की फोकल लेंथ को हम f2 मान लेंगे। ठीक है ना, तो f1 f2 दोनों की फोकल लेंथ है। ये 1 2 की जगह में f1 f2 लिख देता हूँ। लेंस 1 की फोकल लेंथ और लेंस 2 की फोकल लेंथ। अब कहानी ये है कि जैसे ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट रे, अब यहां पर लाइट क्या होगा, बेंड होगा। और जैसे देखिए ये जो लाइट है वो बेंड होता है। अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो ये जो इमेज है वो इस तरीके से बनती। ठीक है, तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाती। इस इमेज को हम क्या मानते, आई डैश।
थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसे ही किया था कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेस आएंगे, ये इमेज फॉर्म करेगा रिफ्रैक्ट होकर, लेकिन अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो इमेज यहाँ बनती, लेकिन चूंकि सेकंड लेंस है तो लाइट को एक बार और ये बेंड कर देगा, तो सेकंड लेंस की वजह से लाइट फिर से क्या होगा, बेंड होगा, और लाइट एक बार और बेंड होकर इमेज कहाँ बनाएगा, ये फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। अब कुछ नहीं है, देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, और ये जो है इमेज डिस्टेंस यानी कि v। ये क्या है, v है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया है v डैश। तो आपको बस ये डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट लेंस के लिए आई डैश इमेज है, तो इसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, v डैश। और सेकंड लेंस के लिए बस ये याद रखना, सेकंड लेंस के लिए ये जो इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो हम यूज करेंगे इसमें लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस। तो पहले लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो लिख देता हूं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। चलिए लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये होता है देखो लेंस फॉर्मूला। अगर मान लो इन दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर f मान लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और फाइनल इमेज की अपन v मान चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें f हमने क्या माना है, f मतलब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ माना है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और f1 क्या माना है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और f2 क्या माना है, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस और f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, ठीक है। और u और v हम जानते ही हैं, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लिख देना चाहिए, डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और ये लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बस इसको अप्लाई करना है लेंस फॉर्मूला को। तो लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। अब हमें बस अप्लाई करना है फर्स्ट लेंस एंड सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस, चलो पहले लेंस के लिए यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, 1/f। तो फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना है, f1, तो 1/f1 इक्वल टू 1/v। तो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट लेंस की इमेज तो आई डैश है,
तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी v डैश माइनस 1/u। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u। तो वेरी सिंपल, इसको नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, या पहली वाली इक्वेशन जो मानी इसको 1 नाम दे सकते हैं। तो फिर वहां से अपन को ये, जैसे इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे लिए सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 4 सेकंड लेंस। 4 सेकंड लेंस, अब सेकंड लेंस में अगर हम देखें तो फिर से हमें क्या करना है, 1/4 फोकल लेंथ। सेकंड लेंस की कितनी है f2 इक्वल टू 1/v इमेज डिस्टेंस। तो सेकंड लेंस के लिए इमेज आई है, इसकी डिस्टेंस को क्या माना था v माइनस 1/, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकंड लेंस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस क्या है v डैश, तो ये लिखेंगे अपन v डैश। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर लेना है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, बस दोनों को ऐड कर दो। LHS में LHS ऐड कर लेना, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। LHS ऐड कर दिया, अब RHS को ऐड कर लेते हैं। तो RHS में कितना दिया था, इसमें दिया है 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस का 1/v डैश प्लस का 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, ये प्लस का 1/v पहले लिख देता हूं मैं 1/v और ये माइनस का 1/u लिख सकते हैं। चलिए समझ आया। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू कितना आ गया 1/v माइनस 1/u। लेकिन इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल है 1/f, यानी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के इक्वल है। तो 1/v माइनस 1/u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/f। तो ये आ गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चलिए इसको अगली स्लाइड पे लिख देता हूं। तो हमारे पास आ गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हमें यही फाइंड करना था। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कहां से लिखा हमने 1/f, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने ये लिखा है। 1/f को पावर भी बोलते हैं, तो 1/f की जगह आप क्या लिख सकते हैं पावर लिख सकते हैं। तो पावर कितना हो जाएगा 1/f1 यानी कि फर्स्ट लेंस की पावर, 1/f2 मतलब सेकंड लेंस की पावर। तो कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकलेगी, बस दोनों की पावर का आपको सम कर देना है, तो आपको मिल जाएगी कॉम्बिनेशन की पावर। चलिए देख लें, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन था, डायग्राम बनेगा इसमें, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे और ये आपको मिल जाएगा। बस आपको फर्स्ट लेंस के लिए यूज करना है लेंस फॉर्मूला, फिर सेकंड लेंस के लिए यूज करना है, फिर दोनों का बस इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। डेराइव लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। ये तो ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए लेंस फॉर्मूला, बस आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक लेंस बना लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाइए और इस पर कहीं एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मान लेते हैं अपन
एफ और इसको मान लेता हूं मैं 2f, इस तरफ भी f और ये 2f, f डैश एंड 2f डैश कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया बिटवीन f एंड 2f, ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन करना आता है, एक ही इमेज फॉर्म करेंगे। रूल नंबर 1, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो लाइट पैरेलल होती है फोकस से पास हो जाती है, इसको फोकस से पास करवा देंगे। चलिए ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। फिर सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, तो इट गोज स्ट्रेट, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, इट गोज स्ट्रेट, चलिए सीधी चली जाएगी। ओके, अब ये दोनों लाइट रेज, तो ये तो इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस जहां पर मिलेंगी वहीं पर आपको इमेज मिल जाएगी। चलिए इसको रे को फिर से बना देता हूँ, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें, चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। फोकस से पास करना है, ये बन जाएगी यहाँ पर इमेज, इसको नाम दे देंगे अपन ए डैश। ए डैश से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा बी डैश। तो इमेज फॉर्मेशन करना आपको आना चाहिए। ये पॉइंट हमने क्या माना था, 2f डैश, ठीक है। रे डायग्राम बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, u, ये इमेज का डिस्टेंस, इसको v मान लेंगे, चलिए v मान लिया, और यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं C पॉइंट। अब कुछ नहीं है, बस दो ट्रायंगल हैं जिसमें ए बी और ए डैश बी डैश आना चाहिए, उन्हें सिमिलर कर लेंगे अपन। तो एक तो ट्रायंगल आपको मिल जाएगा ए बी ओ, और दूसरा मिल जाएगा ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ओ। चलिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनमें करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो सेम कर देंगे हम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ, तो अपॉन में ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ओ बी डैश अपॉन यहाँ की साइड क्या हो जाएगी, ओ बी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से एक ट्रायंगल और देखेंगे हम, जैसे कि ए डैश बी डैश एफ डैश, ए डैश बी डैश एफ डैश, ये भी सिमिलर होगा। इधर ट्रायंगल कौन सा बनेगा, सी ओ एफ डैश, तो सी ओ एफ डैश इसके सिमिलर है। यहाँ पर भी हमें वही रेशियो सेम करना है, तो ए डैश बी डैश का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड क्या हो जाएगी, बी डैश एफ डैश, बी डैश एफ डैश, और यहाँ पर हो जाएगा ओ एफ डैश, ओ एफ डैश। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। बस आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। मिरर फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी के जैसा होता है, वो और ज्यादा सिंपल है। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक जैसे हैं। मैं बस एक ही करवाऊंगा इसमें, लेंस फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ पर इक्वेशन 1 2 में LHS सेम है, तो इसको इक्वेट कर लेना, RHS को इक्वल में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब LHS सेम था तो हमने RHS को इक्वल में रख लिया। तो RHS में क्या दिख रहा है, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अच्छा यहाँ पर आप सोचिए मैंने ए बी क्यों लिखा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन वैसे ओ सी आना चाहिए, बट चूंकि ओ सी और ए बी इक्वल है तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ओ सी इक्वल किसके है, ए बी के इक्वल है, तो मैंने ओ सी की जगह ए बी लिख दिया। आप चाहो तो पहले ओ सी लिखना, अगली स्टेप में ए बी कर लेना। तो यहाँ पर ओ सी आना चाहिए था, बट इन्हें ए बी के इक्वल लिख दिया। तो ओ बी डैश RHS इक्वल कर लेंगे, तो ओ बी डैश अपॉन ओ बी इक्वल हो जाएगा, यहाँ की RHS क्या है
बी डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश। अब सभी डिस्टेंस हमें ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से मेजर करना है, तो देखो ये डिस्टेंस तो पहले से ही ओ से मेजर है, बस ये बी डैश एफ डैश है, इसको अपन को चेंज कर देना है, तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ओ बी डैश अपॉन ओ बी इक्वल टू, अब देखो बी डैश एफ ये डिस्टेंस है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओ बी डैश में से ओ एफ डैश माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बी डैश एफ डैश बचेगा। तो बस इसको ऐसे लिख लेना, ओ बी डैश में से कितना माइनस कर देंगे हम, ओ एफ डैश, और डिवाइडेड बाय ओ एफ डैश। चलिए ठीक है, तो ये देख लो यहां तक कंप्लीट, इसमें बस वैल्यू रखेंगे अपना काम हो जाएगा। तो वैल्यू यहीं पे रख देता हूं, थोड़ी जगह है इसमें। तो ओ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ओ वी डैश क्या माना था, वी, राइट साइड का डिस्टेंस है, पॉजिटिव लेंगे तो वी लिख दो। चलो ओ बी, ओ से वी तक का डिस्टेंस, तो ये तो लेफ्ट साइड में है और यू के बराबर है, तो इसको माइनस का यू लिखेंगे हम, माइनस यू। ओ बी डैश, फिर से देखो ओ बी डैश किसके बराबर है, वी के बराबर है, तो इसको लिखेंगे, राइट साइड का है तो प्लस का वी लिखेंगे। फिर ओ एफ डैश, तो ओ एफ डैश किसके बराबर है, फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको एफ लिख देता हूँ, प्लस का एफ लिख दिया। ओ एफ डैश, तो ओ एफ डैश फिर से क्या लिखेंगे अपन, एफ प्लस का फोकल लेंथ। चलिए ठीक है, अब बस लास्ट स्टेप बची है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, डायग्राम की जरूरत नहीं है, अब बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन 1-2 की ये जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया था, और इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ का इधर कर देना, माइनस यू का इधर कर देना, तो एफ का वी में करोगे तो ये आ जाएगा आपका वी एफ, और माइनस यू का वी में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का यू वी, और माइनस यू का माइनस एफ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा यू एफ। इस इक्वेशन को यू बी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन बाय यू वी एफ, चलो डिवाइड करते हैं। तो ये जो वी एफ था इसे डिवाइड कर दिया यू वी एफ से, माइनस का यू वी इसे भी डिवाइड कर दो यू वी एफ से, और ये जो यू एफ है इसे भी किससे डिवाइड करना है, यू वी एफ से डिवाइड कर देना है। देखो ये वी एफ कट जाएगा और यहां पर यू भी कैंसिल हो जाएगा, u और v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर u और f कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1/u, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/f, और ये बचेगा आपका 1/v। अब एक काम करना, इसको इधर ले आना तो ये प्लस का बन जाएगा 1/f, 1/v अपनी जगह पर है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/u। तो यहाँ से देखो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, देख लें। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, मैं इसको रब कर देता हूं, ये बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चलिए देख लें, इस तरीके से हमने लेंस फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। देखें तो देख लें आप, इस तरीके से लेंस फॉर्मूला डिराइव हो गया। सेम मिरर फॉर्मूला होता है वो भी आप कर सकते हैं, बस इक्वेशन 1-2 बनेगी, ट्रायंगल सिमिलर करना होता है, दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर लेते हैं, उसके बाद उनको डिवाइड करके अपन ये बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, जैसे मान लो ये कोई भी बाउंड्री है और ये मान लो डेंसर मीडियम है और ये है रेरर मीडियम। सबसे पहली बात तो लाइट ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम,
ये हो गया नॉर्मल, और ये हमने लाइट को इंसिडेंट किया। अब होता यह है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होती है तो लाइट जो है इस तरीके से जाता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, इस तरीके से जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, तो मैं एक कलर चेंज कर देता हूं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर लेंगे, जैसे मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरीके से लाइट अगर इंसिडेंट होता है, अब क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो फिर लाइट जो है डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं TIR। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा कब हो सकता है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है तो देखिए ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो वाइट वाला है ये जो एंगल है वाइट, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस कंडीशन में आपको मिलता है TIR। तो TIR के लिए दो कंडीशन होती हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, किस तरफ जाती है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ, इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो वाली लाइट, तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। ऐसा कब होता है, when angle of incidence exceeds the certain value called critical angle। ऐसा कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, उस कंडीशन में ये होता है। इसकी डेफिनेशन है TIR की। कंडीशन वही दो कंडीशन होती हैं कि लाइट ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो डेंसर मीडियम में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं जिगजैग पाथ में इस तरीके से, और मिराज का फॉर्मेशन। तो डेजर्ट में हॉट समर डेज में जो मिराज फॉर्मेशन होता है वो भी किसकी वजह से, TIR की वजह से होता है। और स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, तो डायमंड में जो चमक आती है वो भी TIR की वजह से आती है। और टोटली रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म होती हैं, तो राइट एंगल जो प्रिज्म होती हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, तो वो भी किस पर बेस्ड होते हैं, TIR पर बेस्ड होते हैं। तो TIR इंपोर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, ये उसकी कंडीशंस, ठीक है, और एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन वैसे बता दी है, देखो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम इज 90 डिग्री। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं क्रिटिकल एंगल के लिए। तो देखो ये मान लो आप, ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम, और ये मान लीजिए नॉर्मल, और ये हमने कोई लाइट को इंसिडेंट किया था कितने एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, डेंसर मीडियम में होता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे मीडियम को, ऐसे इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम इज 90 डिग्री। चलो ये तो डेफिनेशन। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। जैसे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन n मान लेते हैं, और जो रेरर मीडियम है इसको एयर मान लेते हैं। अभी क्या मान लेते हैं, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा।
इसको मैंने मान लिया एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। आपको लगा देना है स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या लगा देंगे अपन, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल तो लगाने का सिंपल तरीका होता है, चलिए यहां लगा देते हैं, बाय स्नेल्स लॉ। तो देखो जैसे मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस मीडियम का एंगल कितना है c, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन c से, ठीक है। और जैसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 माना है, अगर कुछ और माना हो तो कुछ और भी आप ले सकते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मीडियम के एंगल से। तो इस मीडियम में कितना एंगल है, साइन 90, तो साइन 90 से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू साइन सी इक्वल टू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, चलिए 1। तो यहाँ से अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो साइन सी को उधर ले जाना, तो 1 के अपॉन में चला जाएगा साइन सी, तो ये आपको मिल जाएगा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का है, डेंसर मीडियम का है, किसके रेस्पेक्ट में, रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। इतना याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पर ये जो n है इसके बारे में लिख देता हूं, तो n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अपन ने एयर लिया है ना, तो एयर के रेस्पेक्ट में हो गया वो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं, रेयर मीडियम। चलिए ठीक है, अभी एयर मान के सिंपल कर दिया, बाकी अपन n1 n2 मान के भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये चैप्टर 7 के क्वेश्चंस हैं, तो अभी इस लेक्चर में तो हम इनको नहीं करेंगे, बाकी फिर देखते हैं टाइम मिलेगा तब। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो मैंने अभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बता दिए। चलिए ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना। और चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने, इसके बाद और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद स्टडी कर लेंगे। बट ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके बाद टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा भी आपको कर लेना है। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू।